नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर फॉर्म भरना शुरू हो गया है। पीटी मेंस फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 28 तारीख से डेट दिया गया है आपका 18 अक्टूबर तक का, तो आप सही समय पर भर लें। लेकिन दिक्कत बहुत सारी आ रही है बीपीएससी के फॉर्म भरने में। आयोग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं भी आपसे यही बोलूँगा कि बीपीएससी का वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आयोग का, कृपया करके उसको कांटेक्ट करें और अपने कंसर्न उसको मैसेज करें, ईमेल करें, कॉल करें। कॉल तो आपका उठाएगा ही नहीं, वो उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर फॉर्म भरने पर भी मैं प्रोसेस पर भी ले जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरने को लेकर वीडियो बनाया, सब ने फेक और फर्जी तरीके से बनाया है। किसी ने जेन्युइन कंसर्न के बारे में सोचा ही नहीं, केवल वीडियो बनाना है, जल्दी अपलोड करने के चक्कर में सब ने बंटाधार करके रख दिया है। दिक्कत ये आ रही है कि ओटीआर जो है, जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था, उनको अपने रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए किसी का एनसीएलसी जो था, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो था, वो अगर पुराना हो गया है, ईडब्ल्यूएस वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर किसी को डोमिसाइल नया अपलोड करना होगा, तो ये सब ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ओटीआर में। और अगर आप फिर से उसी ईमेल एड्रेस से और फ़ोन नंबर से, उसी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। यानी कि इस चीज़ पर विचार ही नहीं किया गया कि पिछले के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 69 का फॉर्म भरा था, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपनी जानकारी में कुछ अगर सुधार करना होगा तो कैसे करेंगे। बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा समझिएगा, सोच समझकर फॉर्म भरिएगा। 2 दिन रुक जाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि इस तरह के वीडियो शेयर कर देंगे तो आयोग तक शायद ये चीज़ पहुँच जाए, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं। कॉल करिए, मैसेज करिए, ईमेल करिए, ताकि उनको पता तो चले कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में अपग्रेड करने का दिया नहीं गया है। ओटीआर का ऑप्शन है, ओटीआर से आप लॉगिन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और लॉगिन करने के पश्चात से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, या तो वो फॉर्म कर सकते हैं फिल जो इस बार ही पहली बार दे रहे हैं, या तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई भी डॉक्यूमेंट और किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं करना है, केवल वही ओटीआर के थ्रू में फॉर्म भर सकते हैं। जिनको परिवर्तन करना है वो नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पा रहे हैं, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके भी नहीं करवा पाओगे आप। और फ़ोन नंबर ईमेल आईडी कहाँ से लाते रहें, हर साल नए नए लाते रहें क्या, वो चेंज करके भी नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। और दूसरा चीज़ ये भी है कि डॉक्यूमेंट वगैरह अगर अपग्रेड करना है, जो कि करना ही होगा, ईडब्ल्यूएस से जो होंगे उनको सभी को करना होगा। जिसका भाई क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा होगा वो भी करेंगे, जिनका डोमिसाइल एक्सपायर हो रहा होगा वो भी करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं फॉर्म भरने का वीडियो ज़रूर बता रहा हूं, लेकिन इसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत आएगी ही आएगी। दूसरा चीज़ ये है क्या क्या लग रहा है इसमें, तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ को लेकर। एक आईडी कार्ड चाहिए, आधार दीजिएगा, सबसे सही वही रहेगा। उसके अलावा एनसीएलसी चाहिए, जो ओबीसी और ईबीसी के बच्चे हैं उनके लिए। एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल अगर आपका सर्कल ऑफिसर या आरओ रेवेन्यू ऑफिसर से बना हुआ है तो आपका एक्सपायर हो जाता है डोमिसाइल। और अगर आपने एसडीएम के यहाँ से डोमिसाइल बनवाया होगा तो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो एक्सपायर नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो सर्टिफिकेट है, जैसे जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 साल का वैलिडेशन रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का 1 साल का वैलिडेशन रहता है। तो कृपया करके अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन चेक कर लें। पिछले साल जो डाला था वो भी एक बार याद कर लीजिए कौन सा डाला था, लेकिन उसमें अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। ये आयोग को आपको बताना पड़ेगा। फ़ोन करके पूछना चाहते तो भी पूछ सकते हैं। ये बीपीएससी का वेबसाइट है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा, दूसरे वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट का क्या नाम है, ऑनलाइन BPSC Bihar.gov.in है। इस पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
उसके पश्चात से आपके पास में दो ऑप्शन आता है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड अपना आप डाल सकते हैं यहाँ पर अगर आपको पिछले साल का याद है तो, या फिर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो नए स्टूडेंट हैं वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। अगर आपको पिछले साल का यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड पर डालेंगे तो यहाँ पर इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या सेलेक्ट एग्ज़ाम में से एक ही आपको सेलेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन नंबर या सेलेक्ट एग्ज़ाम में से एक आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। आप अगर पिछले साल का ईमेल चेक करेंगे ना, पिछले साल का ईमेल या जो फ़ोन नंबर भी डाला होगा आपने, तो फ़ोन में भी बीपीएससी ने मैसेज किया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पिछले साल आपने यूज़ किया था वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जहाँ पर आपको डिटेल भेजेगा ये वो डाल दीजिए। जैसे अगर आप फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिट्रीव पासवर्ड पर, तो आपके फ़ोन पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तुरंत ही आ जाएगा, तुरंत आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद कैसा दिखता है मैसेज, अब मैं डिटेल में आपको बार बार इसे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। देखिए इसी तरह का लिख के आएगा, डियर कैंडिडेट योर यूज़र नेम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसी तरह का लिख कर आपके लिए आ जाएगा और आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज में पासवर्ड और आपका यूज़र नेम रिट्रीव हो जाएगा, आ जाएगा। एक तो ये हो गया जिसमें क्या है, OTR अगर आपके पास में है तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। मैं OTR भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। OTR का नया प्रोसेस भी दिखाऊंगा, पहले वो देख लीजिए जिन्होंने पिछले साल OTR किया हुआ था और उनको कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल नया फॉर्म भरना है या तो कोई परिवर्तन नहीं करना है तभी ये प्रोसेस काम कर रहा है, वरना काम नहीं कर रहा है। बीपीएससी की वेबसाइट पर फॉर्म फिल करने वाला प्रोसेस ही काम नहीं कर रहा है। देखते चलिए अब क्या क्या है यहाँ पर। जब आप अपना सारा डिटेल डाल देंगे तो डिटेल डालने के पश्चात इस तरह का आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा 69th इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। यहाँ पर व्यू डैशबोर्ड होगा और यहाँ पर लिखा होगा 70 बीपीएससी इंटीग्रेटेड 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें दिया हुआ 28 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का, यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल करने का और अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर आपको लिंक दिया जाता है। जब आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने नया फॉर्म खुलेगा, मैं दिखाऊंगा अभी सारा। जब यहाँ पर व्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो 69th में जो आपने डिटेल डाला था वो दिखाएगा। और अगर आपने मेंस के लिए क्वालिफाई किया होगा तो लिखा होगा मेंस के लिए क्वालिफाई थे, या अगर पीटी में आप फेल हो गए होंगे तो लिखा होगा यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। यही बस वहाँ पर लिखा रहता है। आगे के स्टेप पर जब आप बढ़ें, यहाँ से क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन से क्लिक करके जब आप आगे के स्टेप पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें लिखा होगा कन्फर्म योर डिटेल। यहाँ पर लिखा होगा 70 CSE इंटीग्रेटेड 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसके बाद से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, या विवाहित महिलाओं का हस्बैंड के नाम होते हैं। डेट ऑफ बर्थ होगा, आप मैरिड अनमैरिड हैं उसके स्टेटस होंगे। जेंडर होगा आपका मेल फीमेल क्या है, और उसके बाद से होगा कि भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आपका दिया जाता है। और ये सारी जानकारी के पश्चात से आपके पास में ये बटन आएगा जिस पर लिखा रहता है कन्फर्म। आप जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपका ये मैसेज आ जाता है कि कन्फर्मेशन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, कन्फर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यहाँ पर लिखा जाता है। डियर कैंडिडेट योर कन्फर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड 70 प्रीलियम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, इसको नोट कर लेना है। और क्लिक ऑन व्यू डैशबोर्ड अंडर लिस्ट of your applied advertisement process to online application and payment using dashboard। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको OTR मिल जाता है, फिर से एक बार मिल जाता है, इसको नोट करके रख सकते हैं। वैसे मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस होने के पश्चात आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, इसी डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और इस डैशबोर्ड पर आने के बाद एक बार आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर पहले 69th CSE केवल लिखा रहा था, अब यहाँ पर 70 CSE भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा।
70 CSE लिखा हुआ आपको फिर से मिल जाएगा नीचे। एक बार आप रिफ्रेश ज़रूर कर लें, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ से ये सारे लिंक डिजेबल हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का, फॉर्म फिल के इंस्ट्रक्शन का और क्लिक अप्लाई का लिंक यहाँ से डिजेबल हो जाता है। और यहाँ पर 70 इंटीग्रेटेड 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका एक डैशबोर्ड बनकर आ जाएगा। उस डैशबोर्ड के नीचे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। 69 BPSC के बाद 70 BPSC डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज जो है वो आपके सामने खुलकर दूसरा वाला आ जाता है। इस पर देखिए क्या क्या लिखा होगा, आपका सारा डिटेल लिखा होगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारे के सारे चीज़ आपके बारे में लिखी होगी, परमानेंट रेसिडेंट हैं कि नहीं हैं, सारा कुछ आपका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू हैव नॉट फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीटी। आपने पीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा है, यहाँ से फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होता है। एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात से आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाता है। इस पर आपका डिटेल होगा जिसको आपको केवल स्किप करते जाना है। डिटेल पर आएंगे आप, सारा आपका डिटेल यहाँ पर लिखा होगा। एक बार मैच ज़रूर कर लें कि सही है कि नहीं है, क्योंकि चेंज का ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने, कुछ भी नहीं चेंज का ऑप्शन दिया इन्होंने, पता नहीं किस तरह का। फिर यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर आपको पूछा जाएगा कि आप 70 CSE का कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या CDPO देना चाहते हैं। आप दोनों पर भी क्लिक कर सकते हैं। CDPO के लिए आपको मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ता है, 4 ऑप्शनल में से, वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको मैट्रिक का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है और ग्रेजुएशन का देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन और मैट्रिक का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मार्क्स। उसके बाद से देखिए संकाय विषय, सत्र, उत्तीर्ण वर्ण, संस्थान, बोर्ड कहाँ से किया है, कितना मार्क्स आपका आया है, कितना पूर्णांक था और कितना आपको परसेंटेज मिला है। मार्क्स या CGPA भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद 10th का आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, 10th का मैट्रिक एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट चाहिए। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं। 10वीं का मार्कशीट और इशू डेट लगा दीजिए। आपको वो कब पूछेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उसका ओरिजिनल दिखाना है। अपलोड सर्टिफिकेट PDF, सर्टिफिकेट का PDF अपलोड कर दीजिए। ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी का भी PDF बस स्पष्ट होना चाहिए, आप अपलोड कर सकते हैं, क्लियर दिखना चाहिए, अपलोड कर सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट को आपको कब करना पड़ेगा वेरीफाई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इंटरव्यू के समय। इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट चाहिए। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर बिहार में बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, तो आप फाइनल मार्कशीट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फाइनल मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दीजिए और फाइनल मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पर लगा दीजिए और उसका PDF अपलोड कर दीजिए। आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। PT मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इंटरव्यू के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, उससे पहले कोई दिक्कत आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक चीज़ और होता है, जो आप फॉर्म फिलअप करते समय अपने माता का नाम लिखें या पिता का नाम लिखें या अपना नाम लिखें तो स्पेलिंग वही होना चाहिए जो 10th के आपके डॉक्यूमेंट्स पर है। 10वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर जिस प्रकार से आपका नाम लिखा हुआ है वही होना चाहिए सारे के सारे पर, ग्रेजुएशन और 12th पर भी, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में निकाल दिया जाएगा। आप तय मान कर चलिएगा। कुमार का स्पेलिंग भी गलत रहता है तो वहाँ पर दिक्कत करते हैं वो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा। और अगर गलत हो भी तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय होता है, उससे पहले आप अपने अपने स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, CBSE से तो CBSE से या फिर BSEB से हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो आप बोर्ड में जाकर अपना चेंज करवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो फॉर्म फिलअप आप कर लीजिए आसानी से, उसके पश्चात चेंज करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय में होता है। इन बारीक चीज़ों को किसी ने बताया ही नहीं, सब लोग सुबह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपको
आपको देना पड़ेगा। परमानेंट आप अगर एम्प्लॉय हैं कहीं पर तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं, कब पद ग्रहण किया आपने, कब से कब तक आप रहे हैं। अगर आपको कभी आयोग की परीक्षा से हटाया गया है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात से विगत 6 माह में जहाँ पर आपने निवास किया है, स्टार लगा हुआ है, उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो आप जहाँ पर पीजी वीजी में रह रहे हैं उसका एड्रेस दे सकते हैं। छाती की चौड़ाई, लंबाई, ये सब ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ये सब ऑप्शनल होता है। ये अनिवार्य है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 2 विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानते हों, 2 ऐसे लोग जो आपको 6 माह से ज़्यादा से जानते हों, तो उनका आपको इसमें एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस बिहार का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। उम्मीदवार का शारीरिक पहचान, आपके हाथ पैर मुँह पर कोई तिल वगैरह हो या कोई निशान हो तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके पश्चात से आपका यहाँ पर लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो जो आपका कोई भी गैजेट होगा, जैसे फ़ोन से भी अपलोड हो जाता है, बस अपलोड करते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड क्लीन हो। बैकग्राउंड मैं कह रहा हूँ, बैकग्राउंड पर कुछ भी ना हो। अगर ऐसा होगा कोई और खड़ा होगा या कपड़े फैले हुए होंगे तो फिर आपको बोलेगा फिर से अपलोड कीजिए, आपका फ़ोटो साफ़ नहीं आया। बैकग्राउंड हमेशा दीवार को रखिएगा, सही रहेगा। और लाइट चेहरे पर बराबर होनी चाहिए। बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो लाइव फ़ोटो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। बैकग्राउंड को क्लियर रखिएगा और आसानी से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर इंग्लिश का, सिग्नेचर हिंदी का यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एप्लीकेशन का। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के पश्चात पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाता है। ये तो था उनका जिनका OTR हुआ है उनका। जिनका OTR नहीं हुआ है उनका मैं दिखा देता हूँ डिटेल में। देखिए, जो पहली बार OTR करेंगे उनके बारे में क्या क्या करना है उनको शुरू से ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिनको अब बिल्कुल OTR नहीं हुआ है, पहली बार फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं, तो इसी तरीके का वेबसाइट है bpsc.bihar.bapsc.nic.in पर चले। BPSC सर्च करो गूगल पर, जो पहला वेबसाइट है वहाँ पर चले जाना, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना है। एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाएगा, वही वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे, ये जो लिंक था ना, ये आप ही के लिए था, क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पिछली बार रजिस्टर नहीं किया था उनके लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने पिछली बार रजिस्टर्ड किया था उनका कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है कुछ भी परिवर्तन। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज करने से भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम में फॉल्ट है, वो सही करेंगे 1-2 दिन में, कुछ तो उपाय करेंगे ही, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जिनको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए आप नया सा पेज खुल जाएगा जिसमें क्या क्या डालना है। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जैसे चिंटू आपका नाम है, चिंटू कुमार सिंह, तो चिंटू यहाँ पर आएगा, कुमार यहाँ पर आएगा, सिंह यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, वेरीफाई करना है कि चिंटू कुमार सिंह मेरा नाम है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए इसीलिए बार बार आपको कह रहा है ताकि आप गलत ना डालें। ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी तो रजिस्ट्रेशन पूरा आपका गलत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चेंज भी नहीं कर रहा है BPSC, तो वैसे भी गलत नहीं डालना चाहिए, आपसे बार बार वेरीफाई करवा रहा है वो। उसके बाद से पिताजी का नाम यहाँ पर डालिए, पिताजी का नाम का फिर फुल फॉर्म यहाँ पर डाल दीजिए। पहले नाम यहाँ पर, फिर उसके पश्चात से क्या नाम को दोबारा डालना है जिससे वेरीफाई हो जाए नाम। आप देखिए यहाँ पर दोबारा भी नाम डालने को कह रहे हैं। फिर आपका हस्बैंड का नाम अगर है, विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं के लिए है, वैसे विवाहित पुरुषों के लिए पत्नी का नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया है। तो वेरीफाई हस्बैंड नेम, यहाँ पर फिर हस्बैंड का नाम भी वेरीफाई करना है। फिर वेरीफाई मदर्स नेम है, आपका मम्मी का नाम डालना है, फिर उनको वेरीफाई करना है यहाँ पर। फिर वेरीफाई मैरिटल स्टेटस जो है आपका, अनमैरिड है, मैरिड है, या तीसरा भी ऑप्शन दिया गया है आपको। जेंडर है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। आपको फिर वेरीफाई भी करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से 3 कार्ड में से आपको एक चुनना है। इस बार ढेर सारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, 3 ही ID में से एक ID होना चाहिए आपके पास। मैं आपको बोलूँगा आधार ही चुनिएगा ताकि वेरिफिकेशन वगैरह में आसानी हो। आधार नंबर यहाँ पर दे दीजिए, आधार नंबर को वेरीफाई कीजिए और आधार कार्ड का PDF आपको अपलोड करना पड़ेगा। इमेज टू PDF ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो आधार वगैरह जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है, फ़ोटो और डॉक्यूमेंट रिसाइजर। जैसे फ़ोटो रिसाइज करना होता है ना, तो इमेज रिसाइजर
रीसाइजर ऐप होगा गूगल प्ले स्टोर पर, वो डाउनलोड कर लीजिए। आत्मनिर्भर भारत आप डाउनलोड कर लीजिए और गूगल पे से खुद ही से फॉर्म भर लेंगे महाराज। इस घर में बैठे बैठे फ़ोटो खींचिए, उसको स्कैन करिए, स्कैन करके उसको रीसाइज करिए, रीसाइज करके अपलोड कर दीजिए, हो गया अपलोड। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप परमानेंट रेसिडेंट हैं बिहार के। अगर आप देखिए यहाँ पर यस डालेंगे, अगर आप यहाँ पर चेंज करेंगे कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, ये तो सही है। अगर आप डालेंगे कि मैं बिहार का परमानेंट रेसिडेंट हूँ, जैसे ही डालेंगे वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालिए। किसका? तो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल भी कहा जाता है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपका होना चाहिए। उस पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी होगा। अगर आपने एसडीएम के यहाँ से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, 10 साल पहले का भी होगा तो भी चल जाएगा। अगर आपने सीओ के यहाँ से लिया होगा या आरओ के यहाँ से लिया होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनवैलिड हो जाता है, फिर से आपको बनवाना पड़ता है। अगर आप डाल देंगे कि मैं परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ बिहार का, तब ये सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट रेसिडेंट जब यस डालेंगे तभी आप आरक्षण के लिए भी हकदार हो सकते हैं। अब आरक्षण पर आ जाइए, आर यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके पश्चात अगर आप ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका कास्ट क्या है, अपना कास्ट चुन सकते हैं। यहाँ से जाति पूछी जाती है, फिर बोला जाता है कि जातिवाद कैसे हो जाएगा। इंटर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। इशूड बाय बिहार या अदर आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप एससी पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर तुरंत से चेंज हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल दिया जाता है, क्योंकि एससी या रिजर्वेशन में अभी भी आपका क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इशूड बाय और कास्ट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। एसटी और एससी दोनों में एक ही रहता है। ईबीसी पर आप आएंगे तो यहाँ पर एनसीएलसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ता है। फिर आप बीसी में आते हैं तो भी आपसे यही मांगा जाता है। जब आप अपना रिजर्वेशन का सारा कुछ भर देते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर्स के, तो वो भी आपको लाभ मिलता है। अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो दिव्यांगता का भी आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पहले ऑफिसर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर मिलता है। एनसीसी कैंडिडेट हैं तो वो भी आपसे पूछा गया है। उसके पश्चात से आ जाता है कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। नो दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप यस देंगे तो पूछा जाएगा डेस्टिनेशन, ऑफिस प्लेस, उसके बाद से इंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपसे, और अपलोड उसका पीडीएफ भी आपसे मांगा जाएगा। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो बिहार गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप 5 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, 5 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो मैटर आप किसी भी कैटेगरी से हों। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप केवल 5 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये यहाँ पर तय है। उसके बाद से आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस आपसे पूछा जा रहा है। पत्राचार का जो आपका पता होगा वो पूछा जा सकता है। जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं, पटना वगैरह में रह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंट अगर आप बिहार का नहीं डालेंगे तो आपको आरक्षण वगैरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। परमानेंट एड्रेस हमेशा बिहार का ही होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस बिहार का होना चाहिए। उसके पश्चात से ओटीआर फॉर्म में आपसे 4 डिटेल भी पूछा जाता है, जिसमें से 3 भरना अनिवार्य है, चौथा ऑप्शनल दिया गया है। 4 कौन कौन से हैं? 10th का आपको सब्जेक्ट पूछा गया है, सेशन, पासिंग ईयर, कॉलेज इंस्टीट्यूट, बोर्ड, और आपका मार्क्स सीजीपीएम से मिला है या मार्क्स आपको मिला था, परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है। 12th का और यूजी का अनिवार्य है भरना, यूजी का भी अनिवार्य है भरना। अगर आप अपीयरिंग है अभी अगर आप ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। अगर आप पास आउट नहीं हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। कई सारे पूछ रहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हो सकता है क्या? प्रोविजनल पर सीरियल नंबर दिया हुआ है क्या? प्रोविजनल पर इशू डेट लिखा रहता है क्या? इशू डेट होगा भी तो सीरियल नंबर नहीं होगा उस पर। देखिए ध्यान से, अगर दोनों चीज़ है तो फिर फॉर्म भरिए आराम से। यहाँ पर आपको यूजी का भी डिटेल चाहिए। पीजी का डिटेल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो ज़रूर डालिएगा। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो मेहनत से किया होगा, चोरी करके तो नहीं किया होगा, तो उसका डिटेल यहाँ पर ज़रूर डालिए। फिर आपको ईमेल डालना पड़ेगा, ईमेल को यहाँ पर कंफर्म कीजिए। फिर आपको मोबाइल नंबर और फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके फ़ोन और ईमेल दोनों जगहों पर मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और वहाँ पर आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और ओटीआर तीनों जनरेट होकर मिल जाता है।
और उसको आप कहाँ पर फिल कर सकते हैं बंधुओं, तो उसका आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिर से आपका वही नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप पहली बार अप्लाई करने जाएंगे तो इसलिए आपके डैशबोर्ड पर 69th CSE नहीं लिखा होगा, बाकी आपके में सारा कुछ वही सेम होगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाना है, फ़ोटो अपलोड करना है, पेमेंट करने के बाद से एंड कर देना है। मैंने जब तक ये वीडियो बनाया था तब तक OTR में एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मेरे वीडियो बनाने के पश्चात अगर OTR में एडिट करने का ऑप्शन आता है तो उसको लेकर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने ये वीडियो बनाया है 28 सितंबर 2024 को। उसके पश्चात अगर OTR में एडिट का ऑप्शन आता है तो उसको लेकर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। फिलहाल में तो OTR में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। पुराने लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपना क्रीमी लेयर चेंज करना होगा, डोमिसाइल चेंज करना होगा, अपना EWS सर्टिफिकेट चेंज करना होगा, किसी को अपना ID में चेंज करना है, वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।